गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे रेंज ऑफ लेंथ। रेंज ऑफ लेंथ में जैसे स्मॉलेस्ट रेंज से लार्जेस्ट रेंज तक का लेंथ पढ़े थे। जैसे फर्मी, एंगस्ट्रॉम, कुछ लार्जेस्ट कुछ स्मॉलेस्ट लेंथ है। इसी तरह कुछ लार्जेस्ट लेंथ भी हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर। तो ये कंप्लीट हो गया था। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ पूरा हो गया था। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, जैसे हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था, उसी तरह मेजरमेंट ऑफ मास का पढ़ेंगे। इसमें भी हम स्मॉलेस्ट रेंज से लार्जेस्ट रेंज तक का मास का वेरिएशन देख सकते हैं। इसके लिए भी एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें पेज नंबर 21 पे है मेजरमेंट ऑफ मास। इसके लिए जो टेबल बना हुआ है वो पेज नंबर 22 पे है, जिसमें स्मॉलेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का लिया है जो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास है। तो ये रेंज ऑफ मास गिवन है। हमें ये निकालना है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट मास ऑब्जेक्ट, तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, और लार्जेस्ट मास का है ऑब्जेक्ट, तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, और क्या यूनिट यूज करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ मास में ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना होगा। वैसे हम लोग सिंपली 1 kg 2 kg 10 kg या 100 kg इस तरह का मेजरमेंट कर लेते हैं मास का। किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर इस तरह का हो, लेकिन अगर बहुत स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट हो या बहुत लार्ज मास का ऑब्जेक्ट हो, तब कैसे मेजर करेंगे उसका मास, ये हमें देखना है। तो जैसे स्मॉलेस्ट मास के पार्टिकल जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल भी ले सकते हैं। तो इनका मास कैसे फाइंड करेंगे और कौन सी यूनिट यूज करेंगे। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का अगर देखें बेसिकली हम लिखे यहाँ पे, तो मास बहुत ही कम होता है। लगभग अगर हम लिखें तो 9.1 × 10⁻³ kg, बहुत ही स्मॉलेस्ट मास है। तो जो एसआई यूनिट के साथ हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये किलोग्राम यूनिट में लिखा गया। तो ये किलोग्राम यूनिट इतना छोटे मास के ऑब्जेक्ट के लिए लगभग इनकन्वीनियंट है। तो हम लोग इसके लिए दूसरा यूनिट यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग किलोग्राम यूनिट यूज नहीं करेंगे, इसके लिए दूसरा यूनिट यूज करेंगे, और वो यूनिट में लिखेंगे किलोग्राम में कितनी वैल्यू होती है उसका, ये निकाल लेंगे। तो किलोग्राम यूनिट क्या होने के लिए, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए इनकन्वीनियंट यूनिट है, इसके लिए हम दूसरा यूनिट यूज करेंगे। तो उस दूसरे यूनिट का वैल्यू निकाला जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम कितना होगा, जिससे कि हम इसका मास अदर यूनिट में लिख देंगे जो कन्वीनियंट हो, जो हम जनरली यूज करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख देंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस वाले। तो इसके मास का मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक अदर यूनिट यूज करेंगे, किलोग्राम यूनिट नहीं लेंगे। तो वी यूज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एक नाम है, किलोग्राम की तरह दूसरा यूनिट है। वी यूज
यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यू कहते हैं। इस नाम का शॉर्ट में सिंपल होगा यू। यू मीन्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या ए हम कहते हैं, ए एम यू इस तरह से दोनों एक ही मतलब ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट और सिंपली यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका यूनिट है। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, ये देखेंगे, जिससे कि हम इस यूनिट में लिख सकें। तो अगर हम लिखें तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज सिंपली यू इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें कि होता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जिसको हम कहते हैं तो 1 यू मतलब 1 एटॉमिक 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अभी हम क्लियर करने के लिए मान लेते हैं तो कितना किलोग्राम इसका वैल्यू होता है ये निकालेंगे 1/12। अभी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू कितना होती है याद करेंगे, दिया रहेगा। इसकी जो वैल्यू होती है 1.942675, 1.942675 into 10 to the power -26 किलोग्राम। तो 1 यू की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.66 डेसिमल में लिखेंगे इंटू 10 to the power -20 वैल्यू इसका 7 किलोग्राम। कोई याद करने का काम नहीं, वैल्यू दिया रहेगा। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होगी किलोग्राम में इतना होगी। तो हम जिसे इलेक्ट्रॉन का मास लिखना तो यूनिट में लिखेंगे, दैट इज एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, किलोग्राम में यूज नहीं करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, तो इतना किलोग्राम 1 है, तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली मान लिया है 0.232। तो ये ऐसे यूज करके लिखेंगे, तो एक समझने के लिए था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किलोग्राम यूनिट नहीं यूज करेंगे, क्या होगा यू सिंबल यूज करेंगे, जो एक आधा यूनिट है, इसका नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसके लिए यू का जनरली फॉर स्मॉलेस्ट मास के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये इतना खाली समझने के लिए कि 1 यू की वैल्यू कितने किलोग्राम होती है। इसी तरह अगर पार्टिकल के मास को इन टर्म्स ऑफ यू फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा 12 में इसका यूनिट आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये तो स्मॉलेस्ट मास के लिए हो गया यूनिट। कैसे इसका मास फाइंड करेंगे, इसका ये पहले तो यूनिट क्लियर हुआ, यूनिट का यूज किया जाएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट में मास को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए कितना मास है, ये यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक ऑपरेटर्स होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, उसका यूज करके हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मास को फाइंड करते हैं। इसमें एक लाइन नीचे लिख देंगे, इसके बाद फाइंड मास ऑफ
स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट वी यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सिंपली इस ऑपरेटर्स का यूज करेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसका नाम, जिससे हम स्मॉलेस्ट पार्ट में जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास मेजर कर सकते हैं। बस ये चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो। अब इसमें ये ऑपरेटर्स में कैसे फाइंड करेंगे इसके हेल्प से, तो इसमें चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में 90 डिग्री पर लगे होते हैं, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री फॉर्म होती है, उसका पाथ जो फॉर्म होता है, उसके हेल्प से हम उसका मास फाइंड कर लेते हैं। तो हम एक फार्मूला होता है जो भी हमने ये लिखा है, R=mv/qb। तो अगर उसका हम रेडियस फाइंड कर लें चार्ज पार्टिकल का, तो मास फाइंड हो जाएगा, बाकी वैल्यू पता रहेगी हमें पहले से कितनी है। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ में होता क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसकी जो ट्रैजेक्टरी ड्रा होती है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं और उससे हम मास फाइंड कर लेते हैं। ये प्रोसेस होता है। फाइंड द मास ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो हमें खाली ये लिखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसमें प्रोसीजर क्या है ये बता दिए, इसको लिखने का काम नहीं। तो ये तो मैं स्मॉल मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूनिट और उसका मेथड। अब हम अगर देखें बाकी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम इजीली मेजर कर लेते हैं, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, ठीक है। अगर बहुत लार्जेस्ट मास जैसे मास ऑफ प्लैनेट, तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ largest object we use Newton's gravitation method. Newton's gravitation method. न्यूटन ग्रेविटेशनल मेथड क्या है, जिसमें फोर्स बराबर हम पढ़े हैं 9 में, G/m2/r²। तो इस फार्मूले का हम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बाकी वैल्यू हमें पता रहेगा और मास की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो हमने 9 में न्यूटन का फार्मूला पढ़ा है, न्यूटन फार्मूला, तो उस फार्मूले का यूज करके किसी प्लेनेट, अगर 2 प्लेनेट हो उसमें से किसी प्लेनेट या 2 प्लेनेट का मास किसी मेथड से फाइंड करेंगे, जिसमें एक कांस्टेंट होता है, ये हमें पता रहेगा, यही पता रहेगा, तो किसी अननोन मास की वैल्यू पता चलेगी। इस तरह से जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लेनेट, स्टार्स, उनका मास हम इस मेथड से फाइंड करते हैं। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ मास और स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट we use mass spectrograph और largest object we use Newton's method of Newton's gravitational method। और इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, सिंपली इसके लिए थ्योरी लिखना था, तो ये थ्योरी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद जो हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट हमारा था मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये लास्ट यूनिट होगी मेजरमेंट की, जैसे लेंथ का किया, मास का किया, अब हम मेजरमेंट ऑफ टाइम है। मेजरमेंट ऑफ टाइम,
तो टाइम के मेजरमेंट के लिए हम एंशिएंट टाइम से ही देख सकते हैं कि पहले कैसे टाइम का मेजरमेंट किया जाता था और अब किस तरह किया जा रहा है। तो इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकली इसको भी समझना है। और मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या, टाइम का मेजरमेंट करना। तो पहले पुराने समय में टाइम कैसे पता चलता था, कोई क्लॉक तो था नहीं या रिस्ट वॉच नहीं था जिससे हम टाइम देख लें, बता दिए कि इतना टाइम हो, जैसे भी बता सकते हैं क्लॉक देख के 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। जनरली पहले लोग यही पता कर लेते थे कि हाँ दिन है, समय दिन है, सुबह है, शाम है, या मान लो दोपहर हो गया है, कितना टाइम हो रहा है ये नहीं पता चलता था। तो धीरे धीरे कुछ डिस्कवरी हुई, कुछ अरेंजमेंट बनाया गया जिससे पर्टिकुलरली टाइम पता चले कि कहीं क्या टाइम हो रहा है। इसी तरह रात में ये था कि रात हो गई है, अभी कितना रात बाकी है, कितना रात हुआ अभी, ये सब चीज़ हम पता कर सकते थे जनरली, लेकिन टाइम नहीं पता चलता था। तो अगर हम देखें तो दिन के समय में टाइम कैसे कब कितना है, इसके लिए क्लॉक बनाया गया है उस समय, इसको नाम दिया गया सन डायल। ये क्लॉक मतलब कि टाइम देखने के लिए सिंपली बनाया गया कि दिन में कितना टाइम आने कब कितना टाइम है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम ये से पता चलता था। दिन है, सुबह हो गया तो दोपहर होने जा रहा है, या दोपहर हो गया है तो उसके बाद शाम होने जा रहा है, पर्टिकुलर टाइम है। तो इसमें होता था क्या, एक सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट होता था, उस पर एक वर्टिकल ऐसे स्टैंड बना होता था और सर्कुलर के किनारे किनारे से डिजिट लिखे रहते थे, जैसे यहाँ से फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, थर्ड, यहाँ सेकेंड, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे और एक वर्टिकल स्टैंड बना होता था, तो उसको जब धूप में रखते थे तो ये देखते थे कि जो वर्टिकल स्टैंड है, मान लीजिए ये ऐसे यहाँ पे, तो सनलाइट जब इस पर इंसिडेंट होती थी तो इसका जो शैडो बनता था वो कहाँ पे है, जैसे अभी इस समय मान लिया इस वाले से वाल पे है तो ये टाइम बता देते थे। सन तो रोटेट होता रहता था, इसके शैडो भी ऐसे रोटेट होता था इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे, जिसमें इस तरह डिजिट लिखे रहते थे, तो शैडो भी रोटेट होता था सन के घूमने के कारण। तो जिस समय जो शैडो पड़ता, जैसे इस समय ये शैडो यहाँ पड़ा तो ये टाइम बता देते थे कि इतना होगा, इसका शैडो यहाँ पड़ा तो बता दिए इतना टाइम हुआ। ये ऑपरेटर्स था जिसका हम लोग जनरली दिन के समय में ही मेजरमेंट कर सकते थे कि उसके शैडो के अकॉर्डिंग कितना विजिट हो रहा है, वही टाइम बताते थे। तो जिसे एलिमेंट एक है सन डायल, तो खाली दिन में ही एप्लीकेबल था कि दिन के समय में कितना टाइम हो रहा है, उसके शैडो से जहाँ पे शैडो पड़ा जिस सिंबल जिस वाले डिजिट पे वही टाइम हम लोग देख लेते थे। लेकिन ये दिक्कत है कि रात में इसका कोई यूज नहीं होता, तो उसके लिए भी बनाया गया एक कैंडल लैम्प बनाया गया, कैंडल लैम्प दिन के लिए था। इसी तरह कैंडल लैम्प, इसमें क्या होता था, कैंडल होता था जो जलता रहता था, और इसका भी हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलरली ऐसे सिंबल बना दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा भी इस तरह सिंबल बनाया था। तो जैसे यहाँ तक जल गया तो ये वाला सिंबल बता दें इतना टाइम हो गया रात, ये जल्दी जल्दी मोमबत्ती यहाँ तक आ गया इतना टाइम हो गया, यहाँ तक आ गया इतना टाइम हो गया, यहाँ तक
आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडल लैंप का यूज करते थे, किसमें कितना रात हो गया है। इस तरह ये जनरली जो ऑपरेटर सिस्टम में सन डायल और कैंडल लैंप, जिससे हम टाइम पता करते थे कि कब कितना टाइम होता है। इसी तरह एक था साइन ग्लास, जिसको देखे हुए होंगे किसी सीरियल में, साइन ग्लास। इसमें भी इस तरह का अरेंजमेंट था, ग्लास रखा था इस तरह से, यहाँ बैरल इस तरह से, इसमें साइन भर दिया जाता था, ये धीरे धीरे नीचे आता था साइन। ये ऐसा अरेंजमेंट था, जितना टाइम इसमें आने लगेगा उतने टाइम इसको उलट दें ऊपर से नीचे आएगा, तो साइन क्या धीरे धीरे आता था, तो उसके कारण पता करते थे कि कितना टाइम हो गया है। जैसे हम यहाँ पे किसी का इंतजार करें कि कितना टाइम तक हम उनका इंतजार किए, ये साइन आधा खाली हुआ, ये पूरा खाली हुआ, थोड़ा सा खाली हुआ, उसके कारण थोड़ा अंदाजा लगता था कि कितना, इसी तरह हम इंतजार करें कितना टाइम में वो पर्सन आया है। ये पूरा खाली हुआ, फिर हम इसको उलट दिए, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, तो इसके कारण थोड़ा बहुत आइडिया लगाते थे कि कितना टाइम हमने यहाँ पे पास आउट किया है। दिस इज यूज्ड साइन ग्लास। इसमें बालू लगा ऊपर से नीचे मूवमेंट होता है। इसी तरह वाटर एक आर्डिंग भी बना हुआ था, वाटर का लेवल कितना हुआ और उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम कंसीडर किया जाए। इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए गए थे जो एंशिएंट टाइम में टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए बने थे। अब ये कैसे पता होता था कि कितने महीने बीत गया, कितना साल बीत गया, ये सब के लिए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग था। जैसे रात में मून के अकॉर्डिंग, मून का डिफरेंट फेज होता है, फेज वेरी करता है, उसमें कभी फुल मून, कभी हाफ मून, कभी 1/4 मून, तो उसके अकॉर्डिंग वो महीनों पता करते थे, एक महीना हो गया कि नहीं। जैसे फुल मून, एक बार जो फुल मून का कंडीशन होता है, धीरे धीरे पूरा जीरो फेज में आ जाता है, फुल फेज से जीरो फेज में आता है, तो 15 दिन का टाइम लग जाता है। इसी तरह फिर जीरो फेज से फुल फेज में पहुंचने में 15 दिन का टाइम लगता है। तो इस तरह से एक महीना आइडेंटिफाई हुआ कि 15 दिन जो मून का फेज इंक्रीज हो रहा है जीरो से, तो 15 दिन लग रहा है। इसी तरह जब डिक्रीज हो रहा है तो 15 दिन लग रहा है। इस तरह एक महीना कंसीडर करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, तो 12 मंथ के कारण एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह पता कर सकते हैं कि कितना ईयर कंप्लीट हुआ, कितने महीने पास आउट हुए। इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट था टाइम को देखने के लिए। अब हमें यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ टाइम करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड क्लॉक हमारे पास है, जिसका यूज करके हम लोग टाइम पता करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस समय जो टाइम देखने के लिए डिवाइस है वो रिस्ट वॉच हो गया, क्लॉक हो गया। इससे हम क्या करते हैं, टाइम देख लेते हैं इस समय कितना टाइम होना, चाहे वो दिन हो चाहे तो रात हो। हमारे पास कैलेंडर होता है, उससे मंथ ये सब पता चलता रहता है, कितना ईयर हुआ, कौन सा ईयर चल रहा है। तो इस समय कितना टाइम हो, इसके लिए पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पे अरेंजमेंट बनाए डिवाइस, इस समय कितना टाइम हो रहा है कैसे पता करें। तो उसी तरह कंट्री वाइज भी एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए लेबोरेटरी है, जो इंडिया में दिल्ली में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो इंडियन टाइम के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। मतलब इंडिया में इस समय कितना टाइम हो रहा है ये आइडेंटिफाई कहाँ से होगा, 100% कहाँ से मानेंगे कि हाँ यही सही है। इसके लिए न्यू दिल्ली में एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, हर कंट्री में होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी,
कार्ड में एनपीएल कहते हैं। ये न्यू दिल्ली में है, जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही जो टाइम बताया गया है तो पर्टिकुलर टाइम वही स्टैंडर्ड माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्लॉक वर्क करते हैं। यहाँ पे जो रखा गया है सीजियम का, सीजियम एटॉमिक क्लॉक रखा गया है, जो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करता है टाइम को, बहुत ही एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है। क्या है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक। तो उस क्लॉक के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करते हैं इंडिया में। सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो कि इतना एक्यूरेट है, इतना स्टैंडर्ड है कि 1 ईयर में, साल भर में उसमें वेरिएशन अगर आए तो वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 माइक्रो सेकेंड का होता है। एग्जैक्ट टाइम से अगर वेरिएशन भी करेगा तो कितने करेगा? 3 माइक्रो सेकेंड, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम है। 3 माइक्रो सेकेंड, 3 × 10⁻⁻6 सेकेंड, जो बहुत ही छोटी वैल्यू है। मतलब साल भर में वेरिएशन भी आए तो उसमें कितने का है? बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। नहीं तो मान सकते हैं कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इस समय इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के लिए ये अरेंजमेंट बना हुआ है। तो हमें कुछ करना नहीं, बस ये लिखना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब 1 सेकेंड का डेफिनेशन इंटरनेशनल लेवल पर दिया गया है, चाहे उसको याद करें आगे करें, कोई काम नहीं है। तो हमें इसमें थोड़ा सा थियरी लिखना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इस समय जो क्लॉक यूज हो रहा है सीजियम एटॉमिक क्लॉक नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में रखा हुआ है, जो हमारे इंडिया में टाइम के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसमें जो वेरिएशन है बहुत ही स्मॉल है, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे। सीजियम एटॉमिक क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक is used at the National Physical Laboratory at the National Physical Laboratory NPL का इसको New Delhi to maintain Indian standard of time. To maintain Indian standard of time. बस ये तक लिख सकते हैं कि इस क्लॉक का यूज करते हैं। सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जो नई दिल्ली में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में रखा हुआ है, और ये इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी हेल्थ की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है इंडिया में, ये जो टाइम बताएगा वही सही माना जाएगा। मेंटेन इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो ये इसमें इतना लिखना था, बस ये पूरा हो गया। मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए क्या स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह होता है, कंट्री वाइज होता है तो कंट्री वाइज इसका नाम है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। इसी तरह हर कंट्री में होता है जो अपने टाइम के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, क्योंकि हर कंट्री में टाइम एक ही टाइम अलग अलग टाइम होता है, कहीं दिन है कहीं रात है। अभी यहाँ सुबह है कहीं दोपहर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी के अकॉर्डिंग होगा। अब इसके बाद हमें कुछ मेजरमेंट में पढ़ना है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कुछ नए टॉपिक
के लिए कुछ हमें सिंपली देखना होगा, जो पहले से जानते ही हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? नाम सुने ही होंगे, इसका यूज किए होंगे। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी ऑपरेटर्स कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है। जैसे ये हमारा स्केल ही है, इसमें हमको पता होगा कम से कम कितना नाप सकता है। तो कम से कम कितना नाप सकता है? 1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, तो कम से कम ये 1 मिलीमीटर नाप सकता है, उससे कम नहीं नाप सकता है। तो जो 1 मिलीमीटर होगा इस स्केल का लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट नाम से क्लियर है कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से कम कितना मेजरमेंट किया जा सकता है, वही उस ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट होगा। जो हम लोग ओम्स लॉ के जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो वोल्टमीटर और अमीटर का लिस्ट काउंट निकाले होंगे, क्योंकि बिना लिस्ट काउंट के हम वैल्यू समझ नहीं लिख पाएंगे। तो ओम्स लॉ में हम इसका यूज देखे हैं, या जनरली स्केल में भी देखते हैं। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेंगे, फिर कुछ ऑपरेटर्स का लिस्ट काउंट लिखेंगे। लिस्ट काउंट क्या है? द स्मॉलेस्ट value that can be measured by instrument is called least count। इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहा जाता है कि कितना कम से कम वो वैल्यू मेजर कर सकता है, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। अगर हम मीटर स्केल का लिस्ट काउंट देखें तो इसमें देख सकते हैं कि 10 जो डिवीजन बनी हुई है 0 से 1 के बीच, तो 10 डिवीजन की वैल्यू 10 मिलीमीटर है। एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी वही उसका लिस्ट काउंट होगा। अगर हम मीटर स्केल का लिस्ट काउंट देखें, ये होगा कितना? 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो कैसे निकाला गया है देख सकते हैं कि 10 डिवीजन की जो वैल्यू वहाँ पे है 1 सेंटीमीटर है। देख सकते हैं 0 से 1 सेंटीमीटर की 10 डिवीजन बने हैं। एक डिवीजन की वैल्यू अगर हम निकालें वही कम से कम मेजर कर पाएगा ये 1/10 के 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल का जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है लिस्ट काउंट निकालने का मेथड, उसी तरह हम लोग किसी भी ऑपरेटर्स का जो अभी तक पढ़े हैं जैसे वोल्टमीटर, अमीटर, उसका लिस्ट काउंट हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं कि कितना लिस्ट काउंट होगा उस वोल्टमीटर का या उस अमीटर का। क्या हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह का कोई वोल्टमीटर है, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 10 डिवीजन की वैल्यू 1 वोल्ट, अगर हम उसके 1 डिवीजन की वैल्यू निकाल दें कितना हो जाएगा? 1/10 दैट इज 0.1 वोल्ट। तो इस वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट होगा जो लोग 10th में प्रैक्टिकल में देखे हैं निकालने के लिए लिस्ट काउंट। तो ये हम थोड़ा सा मेथड समझें कि लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का निकालेंगे कैसे सिंपली, और यहाँ डायरेक्ट लिखा जाए। इसका लिस्ट काउंट कह सकते हैं 1 मिलीमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर से कम लेंथ को नहीं मेजर कर सकता है। हमारा मीटर स्केल मतलब 1 मिलीमीटर से छोटे लेंथ को नहीं मेजर कर पाएंगे। इट है लेस रेजोल्यूशन एक वर्ड यूज किया जा सकता है। इसी तरह एक हम दूसरा एक ऑपरेटर्स यहाँ देखेंगे, उसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर्स।
इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, हमें इस ऑपरेटर्स को खाली समझना है, हम इसमें निकाल देखना नहीं, खाली समझ लेंगे, बाद में एक्सपेरिमेंट में इसको करेंगे। तो इसका जो लिस्ट काउंट देखना कितना होता है, इससे कंपेयर करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स जो ऑपरेटर्स होता है उसमें जनरली 2 स्केल होते हैं, एक मीटर स्केल की तरह का अरेंजमेंट होता है। तो 2 स्केल एक साथ साथ लगे रहते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। इसमें एक स्केल को मेन स्केल कहते हैं और एक स्केल उसमें और साथ में अटैच होता है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स हम खाली इतना समझेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंस के मेजरमेंट में यूज होता है इसी तरह, और इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल की जगह पे हमारा यही वाला होता है इसमें, और ये फिक्स होता है। वर्नियर स्केल एक अलग स्केल होता है जो मेन स्केल पे स्लाइड कर सकता है, मूवेबल होता है वर्नियर स्केल। तो ये दोनों मिलकर के दोनों स्केल मिलकर के साथ वर्नियर कैलिपर्स का अरेंजमेंट बनाते हैं जो लेंथ मेजर किया जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि इससे 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो जो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर होता है, 1 से भी छोटे लेंथ को ये मेजर कर सकता है। तो हमें खाली नाम पता करना था कितना इसका लिस्ट काउंट होता है, कैसे निकालेंगे हम देखेंगे बाद में, इसका निकालेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है इससे भी कम है, मतलब ये 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ को मेजर करता है। मतलब वर्नियर कैलिपर्स है मोर रेजोल्यूशन, एक वर्ड यूज करेंगे रेजोल्यूशन, जिसको आगे हम बार बार पढ़ना रहेगा। रेजोल्यूशन, वर्नियर कैलिपर्स है मोर रेजोल्यूशन देन मीटर स्केल। मोर रेजोल्यूशन या हायर रेजोल्यूशन क्यों हम यूज करेंगे, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर्स में मीटर स्केल से भी कम लेंथ को मेजर करता है, इसलिए कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स है मोर रेजोल्यूशन देन मीटर स्केल, एक वर्ड यूज करेंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट का हायर रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि उसका लिस्ट काउंट जितना ही कम से कम आएगा उतना ही उसमें हायर रेजोल्यूशन होगा, मतलब वो और सही इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा और प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। जितने हायर रेजोल्यूशन होगा उसका उतना ही वो प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। हमें तो समझना रहेगा कि प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होता है, ये सब थोड़ा सा हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर रेजोल्यूशन इन दोनों में अगर देखें। दिस इंस्ट्रूमेंट इज हायर रेजोल्यूशन देन दिस, because it has ability to measure length which is less than 1 millimeter। तो ये हमने लिस्ट काउंट में इतना समझा, और इसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ में जनरली मेजरमेंट करते हैं तो उससे एक वर्ड यूज करेंगे ट्रू वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब हमें समझना रहेगा। ओके, थैंक यू।